जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग करंट अफेयर्स की अपनी सीरीज में अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है जो कि हमेशा न्यूज में रहता है, एक ज्वलंत मुद्दा, वेस्ट एशिया या पश्चिम एशिया। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेस्ट एशिया या पश्चिम एशिया। एशिया एक महाद्वीप है। ठीक, उसका पश्चिमी किनारा वेस्ट एशिया में आता है। ये हमेशा न्यूज में रहेगा। न्यूज में रहने का इसका कारण ये है क्योंकि इसके पास ऐसे रिसोर्सेज हैं जो वर्ल्ड को हमेशा, विश्व के देशों को हमेशा आकर्षित करते हैं। और उस आकर्षण का कारण ही इसको जो है अस्थिरता प्रदान करता है। सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है कि चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन हो, चाहे वो दो व्यक्ति के बीच में संबंध हो या दो देशों के बीच के संबंध हो, ना तो कोई परमानेंट शत्रु है आपका और ना ही परमानेंट मित्र। केवल और केवल परमानेंट है तो वो है एक चीज़, वो है अपना इंटरेस्ट। अपना इंटरेस्ट, अपने देश का इंटरेस्ट। ठीक, तो बस उसी इंटरेस्ट का टकराव ही जो है हमेशा एक मुद्दे, इशू क्रिएट करता है। और उसी का परिणाम है कि चीज़ें जो है करंट अफेयर्स में बार बार रिपीट होती रहती हैं। ठीक, वेस्ट एशिया के पार्ट को जो आज हम लोग कवर करेंगे वो दो एंगल से कवर करेंगे। एक तो पूरा वेस्ट एशिया एक समग्र रूप में देखेंगे, और दूसरा एक समझौता आपने सुना होगा हाल फिलहाल, अब्राहम समझौता। और इसी से रिलेटेड इसका एक एडवांस वर्जन है I2U2। तो ये सब हम एक लेक्चर में कवर करेंगे। इससे आपको भी चीज़ें समझने में आसानी होंगी। और दूसरी बात यह है, जो दूसरा पार्ट हमारा इसका लेक्चर का होगा वो होगा जो कि पूरी तरीके से इजराइल पर केंद्रित होगा। इजराइल, या ऐसे भी लिख सकते हैं इजराइल। ठीक, इस पर केंद्रित होगा। इसके बाकी देशों से संबंध और सबके केंद्र में हमारा, चूंकि हम भारत में रह रहे हैं, भारत का भी अपना इंटरेस्ट है, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में सारी बातें की जाएंगी, विश्व और भारतीय परिवेश में। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका, अगर आपको मैप ना पता हो तो सबसे पहले आप मैप देख लीजिएगा। मैप इसका जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे पश्चिम एशिया का, तो कुछ ऐसा नज़र आएगा। कुछ ऐसा। इधर है अफ्रीका का पार्ट, ये है हार्न ऑफ अफ्रीका इधर। यहाँ पर है इजिप्ट, मिस्र जिसे आप कहते हैं। ठीक, इधर है हार्न ऑफ अफ्रीका में इथोपिया और इरिट्रिया, ये दोनों आ जाते हैं। यहीं पर एक पार्ट थोड़ा सा और है, वो है सूडान का। ठीक, इरिट्रिया इधर आता है, इथोपिया इधर आता है। ठीक, और यहीं पर एक सेंटर है जिसको नाम देते हैं जिबूती, ये भी एक देश है। तो इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती और सूडान। ठीक, सूडान का एक सदर्न पार्ट है, मैप में देखेंगे साउथ सूडान उसे बोलते हैं, वो एक अलग देश बन चुका है 2011 के आसपास। ठीक, ये है सऊदी अरब। इसकी राजधानी रियाद।
ये है यमन, ये है ओमान। ये जो पार्ट है इसको बोल रहे हैं यूएई, यूनाइटेड अरब एमिराट्स, संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं इसको हिंदी में, और इसकी राजधानी है अबू धाबी। ठीक। यहीं पर एक देश है अ, कतर। कतर की राजधानी है दोहा। ये आपके इकोनॉमिक्स में चर्चा में रहती है, दोहा दौर की यात्रा बार बार पढ़ेंगे आप, कतर। यहीं पर एक देश है बहरीन, और यहाँ पर एक है कुवैत। कुवैत। ठीक। इधर है सऊदी अरब से जो जुड़ा हुआ है, इधर है जॉर्डन। जॉर्डन का इलाका। यहीं पर कुवैत से सटा हुआ है इराक, और इराक से सटा हुआ है इधर ईरान। ठीक। जॉर्डन से सटा हुआ इधर की तरफ पड़ता है इजराइल। इजराइल का इधर का तरफ का किनारा है गाजा पट्टी। ठीक। जॉर्डन के ठीक ऊपर इजराइल से सटा हुआ है सीरिया। ठीक। ये है आपका पश्चिमी एशिया का मैप। मैप बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आप आंसर लिखें तो चीज़ें जो है एग्जामिनर को भी अच्छी लगें और आपको भी थोड़ा सजाने में अच्छा लगे। रचनात्मक कार्य करने में इंसान को अच्छा लगता है। ठीक है, तो अच्छा लगे उसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा एक आउटलाइन मैप तो बनाना सीख ही जाइएगा। ठीक। तो ये है इनका सिस्टम। ये वाला जो पार्ट है, मतलब ये जो ये ये पूरा है यहाँ तक, इसको बोलते हैं अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला। हिंदी में बोलेंगे अरब प्रायद्वीप। इस अरब प्रायद्वीप में सिर्फ यमन को छोड़ करके बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं वो जीसीसी के मेंबर्स हैं। ये बॉडी पर हाईलाइट कर लीजिए। ठीक। इसको बोलते हैं खाड़ी सहयोग परिषद। इंग्लिश में इसको बोल देंगे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ये इसका इंग्लिश नाम है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अरब प्रायद्वीप की सारी कंट्रीज आ जाती हैं जीसीसी में सिवाय यमन के। यमन नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक। यहां पर यहां पर रेड सी है, लाल सागर। अभी न्यूज में है ये, अमेरिका और हूती विद्रोहियों में यहां पर संग्राम हो रहा है, बार बार जहाज पर हमले हो रहे हैं। यहां से यहां के बीच में निकाली गई है स्वेज नहर।
स्वेज कैनाल। ठीक, यहां पर जो है दक्षिणी बिंदु पर, इसको बोलते हैं पोर्ट स्वेज, पोर्ट सईद, और यहां पर है पोर्ट स्वेज। उत्तरी सिरे पर है पोर्ट स्वेज और दक्षिणी सिरे पर है पोर्ट सईद। इसको बोलते हैं, जो यहां पर है, इसको बोलते हैं अक्काबा की खाड़ी, गल्फ ऑफ अक्काबा। और इधर जा करके ये सब पाकिस्तान और इधर इंडिया जाता है। तो ये जो है, ये जो कंट्रीज हैं, यहाँ पर है फारस की खाड़ी, पर्सियन गल्फ, फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी क्या है? चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई है। ठीक, तीन तरफ से, चारों तरफ से नहीं। और यहाँ पर है गल्फ ऑफ ओमान, ये ओमान के पास। तो ये आप जरा मैप में देख लीजिएगा। ठीक, ये चीज़ें आपके जानकारी में होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमेशा एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ये चीज़ें हमेशा रनिंग में रहती हैं, न्यूज में रहती हैं। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन इस पर पूछा जाएगा हमेशा। ठीक, अब चलते हैं। ये तो हो गई इसकी भौगोलिक जानकारी। भौगोलिक जानकारी से आपको ये लग रहा होगा कि अगर एशिया ये है, तो एशिया का ये वाला पार्ट है वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया। इस वाले पार्ट में दो चीजें हैं। ऐसा कुछ, ये है आपका वेस्ट एशिया का पार्ट, और इधर है यूरोप, बीच में है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। फिर इधर है अफ्रीका, ये है रेड सी। ठीक, ये पूरा है यूरोप, इसके ऊपर इधर यूरोप है। तो एशिया, अफ्रीका और यूरोप के ट्राई जंक्शन पर है ये। ठीक, तो इसमें सबसे पहली बात यह है, आप हेडिंग डाल लीजिएगा, पश्चिम एशिया का महत्व, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। तो पहला, भूसामरिक स्थिति, जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन, जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन। पोजीशन जियो स्ट्रेटेजिक कैसे है? इट इज सिचुएटेड एमंग एशिया, यूरोप और अफ्रीका, इन महाद्वीप के ट्राई जंक्शन पर स्थित है ये, जहां पर तीनों महाद्वीप आपस में मिल रहे हों। अब अगर आपको इधर से यूरोप जाना है, तो ये आपका शॉर्टकट रास्ता है, बजाय कि पूरा अफ्रीका घूमकर जाने के। ठीक, तो इसलिए ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसकी। ये पहला कारण है विश्व के सभी देशों का यहाँ पर इंटरेस्ट जगने का, कि इसकी स्ट्रेटेजिक, हर कोई इस पर कंट्रोल चाहता है कि हमारा कंट्रोल हो। क्यों? क्योंकि लगभग 70% जो व्यापार होता है वर्ल्ड का, वो इधर से ही होता है।
ये बिजिएस्ट रूट है स्वेज कैनाल वाला, एक है स्वेज कैनाल वाला, दूसरा है मलक्का की खाड़ी वाला जो इंडोनेशिया के आसपास पड़ता है। ठीक, ये सब बिजिएस्ट रूट है। तीसरा है पनामा वाला नहर, पनामा नहर। ठीक है, ये सब क्या है, बिजिएस्ट रूट है। ईंधन की बहुत बचत होती है, शॉर्टकट रास्ते हैं। ठीक, तो हर कोई चाहता है कि यहाँ के जो देश हैं वो हमारे मित्र रहें, हमारे सहयोगी रहें, हमारे विश्वास पात्र रहें। ठीक, तो इसकी भूसामरिक स्थिति विश्व के देशों को इसकी ओर आकर्षित करती है। सेकंड पॉइंट, ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेस। इन देशों में कच्चा तेल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, ये सब प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ के कुओं से पानी ना निकल करके तेल निकलता है। इस वजह से जो भी वर्ल्ड पावर हैं, सुपर पावर, उनके युद्ध का मैदान ये क्षेत्र रहता है। क्यों? क्योंकि उनको अपने डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। और आज के समय में एनर्जी क्या है, रिसोर्स का सबसे बड़ा पॉइंट है। सूर्य के अलावा जो सबसे ज़्यादा एनर्जी हम इस समय ले रहे हैं वो पेट्रोल, डीजल और कोयला से ले रहे हैं। तो यहाँ पर पेट्रोल के संसाधन और प्राकृतिक गैस, क्योंकि तटीय इलाका है, समुद्री इलाका है, इस वजह से प्राकृतिक गैस भरपूर मात्रा में मिलती है। कतर हुआ, बहरीन हुआ, कुवैत हुआ, ये सब में क्या है, नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा है। ठीक, छोटे छोटे देश हैं ये, लेकिन ये क्या है, यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। अब स्वाभाविक सी बात है, ठीक वैसे ही है जैसे एक युवा स्त्री है और उसका वो किसी के संरक्षण में नहीं है, तो सभी लोग क्या करेंगे, उस पर आकर्षित होंगे। हर कोई अपना कंट्रोल उस पर चाहेगा। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर है। तो इस वजह से यहाँ पर स्टेबिलिटी कभी नहीं रहती। ठीक, तीसरी बात, जो तीसरी बात है वो ये है, यहाँ का धार्मिक महत्व है। धार्मिक महत्व कैसे है? ईसाई, इस्लाम और यहूदी, इन तीनों धर्मों का जन्म स्थान है ये प्लेस। इस्लाम में आपने सुना होगा कि सऊदी अरब में मक्का मदीना, ये इस्लाम के तीर्थ स्थान है। ठीक, यहूदी और ईसाई और इस्लाम, इन तीनों का एक कॉमन पॉइंट है जो कि इजराइल के पास है कंट्रोल उसका, उसको बोलते हैं यरूशलेम। और यहाँ पर एक मस्जिद है जिसको बोलते हैं अल अक्सा मस्जिद। इस पर तीनों लोग क्या कर रहे हैं, अपना अपना अधिकार जता रहे हैं कि हमारे धर्म का स्थान है ये अल अक्सा मस्जिद। इस्लाम अपनी जगह ठीक है, ईसाई अपनी जगह ठीक है और यहूदी अपनी जगह। तो इस इलाके का क्या है, धार्मिक महत्व। अब स्वाभाविक सी बात है, जब एक ही चीज के लिए कई लोग लड़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां पर स्थिरता कभी नहीं रहेगी। ठीक, तो ये धार्मिक महत्व इसका है। चौथा, आंतरिक संघर्ष और सुरक्षा। देखिए, ये मैंने आपको बताया कि जो महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है, लाल सागर से होते हुए, स्वेज कैनाल से होते हुए भूमध्य सागर और यूरोप को कनेक्ट कर रहा है ये। ठीक,
अब वहां से जो भी व्यापारी जहाज जाएंगे उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या है? इन देशों की है। अगर आपके संबंध उन देशों से अच्छे नहीं हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका व्यापारिक जहाज जब भी जाएगा तो उसमें कुछ ना कुछ वो तोड़फोड़ करेंगे, अवैध वसूली करेंगे, हमले करेंगे, यही सब होगा। ठीक। तो व्यापारिक समुद्री मार्ग के कारण समुद्री मार्ग के अलावा ये ट्राई जंक्शन पर है तो स्थल मार्ग भी एशिया, यूरोप और अफ्रीका यहां से जाया जा सकता है। ठीक। संघर्ष, यहाँ के दो संघर्ष फेमस हैं, ये जिसकी वजह से हमेशा ये न्यूज में रहता है। एक तो इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा, दूसरा कभी कभार आप न्यूज में सुनेंगे सऊदी अरब और ईरान दोनों अपने को यहाँ पर अरब का नेता कहते हैं, और जब ये दो लीडर केवल नेतागिरी के चक्कर में लीडरशिप के लिए लड़ रहे हैं। ठीक। वही स्वाभाविक सी बात है कि हमारा पूरा जो अरब है वो किसके साथ चलने को तैयार है। इनका सेपरेट मुद्दा है, वो आगे बढ़ करके बताएंगे। दूसरा एक प्रॉब्लम चल रही है सीरिया में गृह युद्ध की। ठीक। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक चीज और आपको बताना था। अ, यहीं पर है एक और कंट्री, लेबनान, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक। जो अभी आप सुन रहे होंगे हिजबुल्ला आतंकी संगठन, वो लेबनान का ही है। ठीक। तो ये इस वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। हर कोई इस संघर्ष को रोकना चाहता है ताकि यहाँ पर स्थिरता बनी रहे और व्यापार जो है अच्छे से चल सके। अब इस फोर्थ पॉइंट के बाद फिफ्थ पॉइंट पर इसका क्या महत्व है? व्यापार और निवेश। देखिए, मैंने आपको बताया कि ये पेट्रोलियम रिच कंट्रीज हैं, यहाँ पर पेट्रोलियम और पेट्रोलियम के उत्पाद बहुत ज़्यादा मात्रा में है। समस्या इनके साथ क्या है कि ये अपने धन का इस्तेमाल पेट्रोल बेच करके अपने लोगों की उन्नति में लगाने के अलावा ये क्या कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम ना करके हथियार खरीदने में, हथियारों की होड़ में लगे हैं। और ऐसा इस वजह से है क्योंकि ये क्या है, सुपर पावर के हाथ की कठपुतली बन रहे हैं। ये सब देश अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, आपस में संगठित नहीं है। आपस में संगठित संगठित होने का दो इनका संगठन है। एक तो है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोल निर्यातक देशों का संगठन जो पेट्रोल निर्यात करते हैं। और दूसरा है जीसीसी, खाड़ी सहयोग परिषद, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इनके आपस में ही यहाँ पर मतभेद हैं, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? लीडरशिप के लिए, कि कौन अरब कंट्रीज को साथ लेकर के चलेगा। और सुपर पावर का अपना अपना इंटरेस्ट है, तो इनको कभी एक होने ही नहीं देते। जब एक नहीं होने देंगे तो इनको आपस में ही क्या करना है, लड़ाई रखना है। और जब लड़ाई रखना है तो इनका क्या करना है, शोषण करना है। शोषण इन द सेंस कि इनसे क्या लेना है, ऊर्जा संसाधन की पूर्ति करना है, इनसे तेल लेना है। और यही कारण है कि स्वाभाविक सी बात है कि अगर ये अस्थिर रहेंगे, यहाँ पर युद्ध, गृह युद्ध, लूटपाट, ये सब होता रहेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि पेट्रोल
या तेल की कीमतें वो क्या होंगी, बढ़ेंगी। बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी। और अगर पेट्रोल या तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो आप सोचिए, पेट्रोल की कीमत बढ़ने से परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन, इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो महंगाई अपने आप बढ़ जाएगी। आपको बढ़ानी नहीं है, अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो जीवन का स्तर क्या हो जाएगा, अपने आप डाउन होने लगेगा। लोगों को सेम पैसे के लिए, सेम चीज़ों के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति क्या करेंगे, कम करने लगेंगे। ठीक, तो ये एक पूरा क्या होगा, साइकिल बना देगा। तो व्यापार और निवेश, व्यापार में एक ये भी कह सकते हैं कि अगर वहाँ पर अपने व्यापारिक जहाज़ों की, जो भी कॉमर्शियल शिप्स हमारी जा रही हैं, अगर उनकी सुरक्षा नहीं रहेगी या बाकी देशों की, तो स्वाभाविक सी बात है कि व्यापारिक चीज़ें क्या होंगी, अगर टाइम से इधर से उधर नहीं पहुँचेंगी तो वो क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। व्यापार बढ़ेगा तो सॉरी, व्यापार क्या होगा, कम होगा अगर यहाँ पर अस्थिरता रहेगी तो, और व्यापार अगर कम होगा तो महंगाई क्या होगी, बढ़ेगी। लोगों का जीवन स्तर क्या होगा, कम होगा। समझ गए, सुख सुविधाएं क्या होंगी, कम होंगी। ठीक, अस्थिरता बाकी रीजन में भी बढ़ेगी। हो सकता है यूरोप में प्राइसेस बढ़ जाएं, इतना ज़्यादा बढ़ जाएं कि जो है बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएं। ठीक, तो ये सब चीज़ों के लिए इसका क्या है, महत्व है। ठीक, जब इन सब चीज़ों के लिए महत्व है तो स्वाभाविक सी बात है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत के लिए पश्चिम एशिया का क्या महत्व है, तो ये पॉइंट्स हमेशा कॉमन रहेंगे। रहेंगे नहीं रहेंगे, रहेंगे। अब देख लेते हैं कि पूरा पश्चिम एशिया एक तरफ, और दो कंट्रीज, दो नहीं तीन कंट्रीज जो हमें स्पेशली भारत के साथ पढ़ने हैं। एक तो है यूएई और सऊदी अरब। ये दोनों एक कंट्री नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक, तो इन दोनों को हमें एक साथ पढ़ना है भारत के साथ, और दूसरा इजराइल का हमें अलग पढ़ना है। हमने ये तो देख लिया कि पश्चिम एशिया की कंट्रीज का अपना आर्थिक महत्व है, अपना सांस्कृतिक महत्व है, अपना राजनीतिक महत्व है, अपना सामरिक महत्व है। ये चारों महत्व हैं। तो ये चार पॉइंट तो कॉमन होंगे भारत के साथ, भारत के साथ या किसी भी कंट्री के साथ। ठीक, अब जो स्पेशल भारत के साथ है वो मैं देखता हूँ। यूएई, यूएई की पोजीशन आप देख रहे हैं, फारस की खाड़ी में छोटा सा कुछ ऐसा निकला हुआ ये देश है, ऐसे। ठीक, इतना छोटा सा है, लेकिन भारत का तीसरा बड़ा व्यापारिक देश है ये, यूएई। सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। ठीक, भागीदार देश है। अब भारत के लिए तो चौथा हो गया, लेकिन इन दोनों के लिए भारत सेकंड बड़ा व्यापारिक देश। ठीक, अब देखिए, भारत का इंटरेस्ट एक तो ये है व्यापार के क्षेत्र में, और व्यापार खाली पेट्रोलियम का नहीं, मैक्सिमम चीजों का होता है। मैक्सिमम का मतलब ये हुआ, आपने एक, इजराइल को अभी हटा देते हैं, इजराइल तो अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे इन दोनों देशों में, तो सबसे बड़ी बात ये थी सऊदी अरब के साथ, ये पॉइंट है कि यहाँ का जो भारत सऊदी अरब
रणनीतिक मंच, स्ट्रेटजिक जो मंच है, इसमें 3 चीजें महत्वपूर्ण है। पहला, सऊदी अरब भारत में 50 बिलियन डॉलर की वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी में इन्वेस्ट कर रहा है, बना रहा है। ये कहाँ बन रही है? महाराष्ट्र में। पेट्रोलियम और उनके प्रोडक्ट्स के लिए, और इसकी वार्षिक क्षमता होगी 60 बिलियन टन, 60 मिलियन टन। ये है, ये रणनीतिक साझेदारी रणनीतिक मंच, साझेदारी रणनीतिक मंच बना कब? 2019 में। और ये विशेष क्यों है हमारे लिए, भारत के लिए? इन देशों से रिश्ता विशेष इस वजह से है क्योंकि सऊदी अरब भारत ऐसी चौथी कंट्री है, चौथा देश है जिसके साथ सऊदी अरब ने ये रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है। और बाकी 3 देश कौन है? ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। इनके साथ इसने क्या किया? समझौता किया है। ठीक, बात समझ में आ गई? इस वजह से इंपॉर्टेंट। इसमें एक चीज और आपको मैंने बता दिया कि इसका सांस्कृतिक महत्व क्या है। इसका सांस्कृतिक महत्व यह है कि यहां पर मक्का और मदीना, भारत में मुस्लिम पॉपुलेशन वर्ल्ड की 2nd नंबर पर है। 1st नंबर पर कौन है? इंडोनेशिया में 1st नंबर पर मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, 1st नंबर पर है। 2nd नंबर पर पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम पॉपुलेशन भारत में है। और ये अपने आप को क्या कह रहे हैं? इस्लाम का नेता कह रहे हैं, अरब कंट्रीज़ का नेता कह रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर नेता हमारे पक्ष में है, नेता चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे अपने इंटरेस्ट के आधार पर, अगर वो हमारे पक्ष में है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारी पॉलिसी, हमारा इंटरेस्ट आसानी से पूरा हो सके। तो यहाँ पर क्या है कि लाखों लोग प्रतिवर्ष भारत से कहाँ जाते हैं? यहाँ पर मक्का और मदीना में हज करने। हज यात्रा, हज यात्रा के लिए जाते हैं। ठीक, एक चीज और, हमारा इंटरेस्ट यहां पर केवल पेट्रोल निकालना नहीं है। आप लोगों ने ये ध्यान दिया होगा कि अगर अभी मैं सऊदी अरब की बात कर रहा हूं, यूएई की नहीं, सऊदी अरब में ही, लेकिन इन दोनों का रिलेशन साथ में देखेंगे। ये सारे पॉइंट सऊदी अरब में ही चल रहे हैं, यूएई में नहीं चल रहे हैं। सऊदी अरब में लगभग 2.4 मिलियन प्रवासी भारतीय रह रहे हैं। अब जब प्रवासी भारतीय रह रहे हैं तो आप पढ़ रहे होंगे न्यूज में कि पिछले 5 सालों से भारत विदेशों से धन प्राप्त करने वाला देश पहले नंबर पर बना है। 2nd पर चीन है और 3rd पर मैक्सिको। ठीक, तो प्रवासी भारतीय क्या कर रहे हैं? वहां पर जाकर के रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। और जब रोजगार प्राप्त कर रहे हैं तो दोनों की इकोनॉमी क्या हो रही है? बढ़ रही है। सऊदी अरब के उसमें योगदान दे रहे हैं, उनकी अपनी इकोनॉमी है, बढ़ रही है। और साथ में वो रेमिटेंस भेज रहे हैं यहाँ पर भारत में, जो विप्रेशर जिसे को आप बोलते हैं, तो जिसकी वजह से भारत के पास क्या है?
विदेशी धन जो है वो ज़्यादा आ रहा है। ठीक, अब हमें भुगतान संतुलन के लिए वो चीज़ें जरूरी हैं। ठीक, डॉलर, जिसको आप पेट्रो डॉलर भी बोलते हैं, क्योंकि ये पेट्रोलियम कंट्रीज से होकर के आ रहा है। केवल प्रवासी भारतीय केवल पेट्रोल, डीजल और पेट्रोलियम उत्पादों तक ही ये बात सीमित नहीं है। एक नौसेना अभ्यास भी हम लोग सऊदी अरब के साथ कर रहे हैं। उसका नाम है अल अल मोहदी अल हिंदी। अल मोहदी अल मोहद अल हिंदी। मोहद भी कहीं कहीं लिखा हो जाएगा या मोहदी भी कहीं लिखा होगा, उससे कोई मतलब नहीं। ये नौसेना अभ्यास है भारत और सऊदी अरब के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि वो इस्लामिक कंट्रीज भले हैं, लेकिन वहाँ पर भी नौसेना है। और नौसेना होने का कारण क्या है कि जो उनकी तटीय स्थिति है, लेफ्ट और राइट, राइट में पर्सियन गल्फ है और लेफ्ट में रेड सी है, तो इनको नौसेना रखनी है। अपनी व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा के लिए तो रखनी ही रखनी है, साथ में क्या है, जो इनके पड़ो इनसे अच्छे व्यापारिक संबंध वाले देश हैं, उनके भी जहाज़ों की भी क्या है, रक्षा करनी है। अगर भारत का इनके साथ अच्छा संबंध नहीं होगा तो भारत यूरोप में व्यापार नहीं कर सकता। ट्रांजिट रूट कौन देगा? यही लोग देते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई? ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। यूएई के साथ आपको जो ध्यान में रखना है, अभी हाल फिलहाल में ये क्यों न्यूज में था, एक तो ये है कि व्यापारिक भागीदार थर्ड नंबर पर और भारत सेकंड नंबर पर है उसके लिए। साथ में ये आपको ध्यान में रखना है कि इन्होंने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, इसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता। इसमें क्या मतलब है, जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और ये व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते होते हैं, इनमें सब में क्या होता है कि जो वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, आयात निर्यात किया जाता है, उनमें प्रशुल्क की दर, जो टैरिफ लगाए जाते हैं, वो कम से कम रखी जाती है, नाम मात्र की रखी जाती है, 2%, 4%, 5%, इस तरह। ठीक है, या कभी कभार शून्य भी रख देते हैं। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यूएई भारत के लिए, मतलब यूएई भारत एक पहला ऐसा देश है जिसके साथ उसने ये समझौता किया है, बाकी किसी के साथ नहीं किया। ये हमारे लिए इस वजह से मायने रखता है, जो हमें पढ़ना है कि पूरे अरब कंट्रीज में भारत का जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो किसके साथ है? यूएई के साथ, और किसी के साथ नहीं है। भारत जीसीसी के साथ इकोनॉमिक वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाह रहा है। जीसीसी का मतलब पूरे कई सारे देश एक साथ मिलकर के आ गए उसमें, काउंसिल में, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, तो उन उन सभी के साथ करना चाह रहा है, लेकिन अभी उस पर बात चल रही है, बीच बीच में रुक भी जाती है किसी मुद्दे पर। ठीक, तो लेकिन वो सक्सेस अभी नहीं हो पाया, लेकिन ये इन्होंने कर लिया है, तो ये आपको ध्यान में रखना। यूएई के साथ है ये, सऊदी अरब के साथ नहीं है, इसी वजह से ये उधर लिखा गया, सऊदी अरब वाले पॉइंट इधर लिखे। ये चीज़ यहाँ पर यूएई के साथ एक चीज़ और आप नोट कर लीजिए जो आपके काम आएगी। यूएई
और भारत ये आपस में स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने के लिए समझौता किए हैं। यहाँ से कौन किसके उसमें व्यापार होगा? रुपए में। और यहाँ पर दिरहम, ये इनकी करेंसी। इसको हैंडल कौन करेगा? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये कंपनी एक्ट 2013 के तहत बनी है और ये गैर लाभकारी संस्था है, नो प्रॉफिट। कौन बनाया इसको? आरबीआई और आईबीए, बैंक एसोसिएशन, इंडियन बैंक एसोसिएशन, भारतीय बैंक संघ, इन दोनों की भागीदारी से संस्था बनी। और जितने भी आप पेटीएम यूज कर रहे हैं, ओ सॉरी एटीएम यूज कर रहे हैं, पेटीएम नहीं एटीएम, उन मशीन को आपस में लिंक करना, ये सब काम किसका है? एनपीसीआई का, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इस वजह से इसको ध्यान रखिए। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक, आधार पेमेंट ब्रिज, नेशनल पेमेंट सिस्टम, ये सब किसको, ये सब कौन जो है वो कर रहा है? एनपीसीआई के दायरे में, ठीक है। एनएफएस होते हैं, नेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक। तो जब ये भारत स्थानीय मुद्राओं में करेंगे तो एक चीज और कर देंगे, हाल फिलहाल न्यूज में बनी रहेगी, रुपे कार्ड भी इन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। किसने? यूएई ने। रुपे कार्ड से वहां पर आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक। डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, ऐसा भी हो, वो रुपे कार्ड भी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, ठीक। तो ये 4 पॉइंट आप यूएई में याद रखिएगा और इधर के सारे पॉइंट सऊदी अरब में रखिएगा, ठीक। सबसे और इनका महत्व क्या है? वही जो 5 पॉइंट आपको बताए थे वो सारा महत्व। अब चलते हैं इनके उसमें संबंधों में चुनौतियां कहाँ आ रही हैं। ये चुनौतियां हम भारत के रेफरेंस में देखेंगे, बाकी सब तो ठीक है। पहली जो चुनौती आ रही है वो ये है कि ये क्षेत्र हमेशा अस्थिर रहता है, अनस्टेबल। जब चीजें स्टेबल हों, भारत का एग्जांपल ले लीजिए, पहले की गवर्नमेंट जब 1991 के आसपास से जब गठबंधन सरकार का दौर था, उस समय के आप डिसीजन देख लीजिए और आज के डिसीजन देख लीजिए, जब पूरी की पूरी एक पार्टी सत्ता में है, जब पार्टी का बहुमत होता है तो हमेशा वो बोल्ड डिसीजन लेती हैं। और अगर गठबंधन से सरकार बनी है तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां पर आपको सभी को संतुष्ट करना है, इस वजह से आप बोल्ड डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक। अब वहां पर क्या है कि किसी कंट्रीज में गृह युद्ध चल रहा है, कुछ आपस में लड़ रहे हैं। आपस में कौन कौन? यूएई, ईरान, इनकी मेन लड़ाई शिया सुन्नी की है। शिया सुन्नी दो संप्रदाय हैं मुस्लिमों में, इस्लाम में। ईरान शिया कंट्री है और ये वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, ठीक। यूएई, सॉरी यूएई नहीं, सऊदी अरब, मैंने क्या बताया था आपको कि भूगोल तय करता है सुपर पावर। इनका आप देखिए भौगोलिक क्षेत्र दोनों का बड़ा बड़ा है, दोनों एक दूसरे से कुछ भी समझौता करने को तैयार ही नहीं है। ये किसके पक्ष में है? यूएसए की लॉबी में है। अमेरिका का इस पर पूरा कंट्रोल है। अमेरिका जब कहेगा ये क्या करेंगे, पेट्रोल के दाम बढ़ा देते हैं, क्योंकि ओपेक के ये क्या है, लीडर है। जब मर्जी होता है वो पेट्रोलियम का दाम कम कर देते हैं। क्यों? ये दाम कम या ज़्यादा कैसे करते हैं? ये केवल उत्पादन कम या ज़्यादा करके
स्वाभाविक सी बात है, जिसकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम, तो उसका दाम बढ़ जाएगा। ठीक, तो उत्पादन को ये कम, ज़्यादा तेल निकाल देंगे तो सस्ता हो जाएगा, कम लिमिटेड तेल निकालेंगे तो क्या रहेगा, एक मेंटेन बना रहेगा। ठीक, तो इनके बीच में आपस में लड़ाई। सऊदी अरब और इनके पड़ोसी देश यमन, यमन में आपने नाम सुना होगा, विद्रोही संगठन है हूती। ये सऊदी अरब के साउथ पार्ट को परेशान कर रहे हैं और यमन उनको क्या कर रहा है, मतलब संरक्षण दे रहा है। इनकी आपस में लड़ाई। ठीक, फिलिस्तीन इजराइल का आप सुन ही रहे हैं। सीरिया में गृह युद्ध चल रहा है, गृह युद्ध की वजह से वो सुन ही रहे हैं। लेबनान में हिजबुल्ला ग्रुप एक्टिव है। ठीक, तो ये सब क्या है, अस्थिरता है यहाँ पर, राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, ये हमेशा सोशल अनस्टेबिलिटी को प्रेरित करेगी और ये दोनों मिलकर के इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। और इसी कारण से हर एक सुपर पावर की हाथ की ये कठपुतली बने रहे। अमेरिका इनको क्या कर रहा है, पेट्रोल लेकर के इनको क्या दे रहा, हथियार दे रहा, पैसा दे रहा। उस पैसे का इस्तेमाल ही क्या कर रहे हैं, हथियार बनाने के रूप में यूज कर रहे हैं। साइंस एंड डेवलपमेंट में अब इनकी जाकर के आँख खुली है थोड़ी, कि अब ये उपग्रह भेज रहे हैं। ठीक है, लोगों के साथ क्या करके, बाकी देशों के साथ कोऑपरेशन करके। ठीक, यहाँ पर महिलाओं को अधिकार क्या है, अभी अगर वहाँ पर गाड़ी चलाने का अधिकार 2-4 साल पहले ही दिया गया है महिलाओं को। ठीक, तो ये इनका सोच का लेवल है, लेकिन ठीक है, अपने हिसाब से ये भी ठीक है। ठीक, किसी को। दूसरी बात, अस्थिरता के अलावा यहाँ पर क्या है, महाशक्तियों का हितों का टकराव। मैंने आपको क्या बताया कि महाशक्ति केवल अमेरिका और रसिया ही आज के ज़माने में नहीं है। पहले जो था वो यूनिपोलर वर्ल्ड था, केवल अमेरिका था, पहले ब्रिटेन था, फिर अमेरिका था, फिर उसके बाद क्या हो गया, बाईपोलर हो गया, अमेरिका और रसिया हो गए। इस समय मल्टीपोलर वर्ल्ड है। मल्टीपोलर का मतलब आप कोई भी एक एक्टिविटी करेंगे तो ऐसा नहीं कि दो ही महाशक्तियों पर असर पड़ेगा, बाकी सारा वर्ल्ड क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। महाशक्ति कौन कौन से, यूएसए, चाइना, रसिया, इंडिया, इन सब का अपना अपना इंटरेस्ट है। इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड अपना सही है, तो इस वजह से इनके विरोध में बहुत ही कम लोग होते हैं। ठीक, इनकी नीयत भी कहीं नहीं होती कि हम आराम से, कि जो है कि हम शोषण करें, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर काम करते हैं। जब तक इनको छेड़ा ना जाए, ये दूसरे को क्या करते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते। ठीक, शांति से जीवन जीने में आस्था रखते हैं। ठीक, अब क्या हुआ यहाँ पर कि चाइना, रसिया, ईरान और तुर्की के साथ, टर्की, अब ये तुर्की नहीं है, तुर्की, ये इसको इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया, तुर्की ये बोलते हैं। ठीक, ये एक अलग ग्रुप बना लिए, तो इससे स्वाभाविक सी बात है कि इनको परेशानी हुई होगी यूएसए को, तो इन्होंने क्या किया, यूएसए, इंडिया, यूएई और इजराइल, इन्होंने अलग ग्रुप बना लिया और इसी ग्रुप का नाम दे दिया I2U2। आई का मतलब इंडिया और इजराइल, और यू का मतलब यूएई और यूएसए।
तो इनका आपस में क्या है, टकराव हो रहा है। ठीक, अलग अलग खेमे में क्या हो रहा है, बट रहा है। ठीक, थर्ड बात, तीसरी चुनौती क्या है यहां पर, तीसरी चुनौती ये है, मैंने आपको बताया कि प्रवासी भारतीय सबसे ज्यादा कहाँ है, सऊदी अरब में। तो वहां पर क्या हो रहा है, प्रवासी श्रमिकों का शोषण। और इसका सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, एक वहां पर सिस्टम है जिसको बोलते हैं कफाला सिस्टम, कफाला पद्धति। ये क्या है, जो भी मजदूर वर्ग हैं या श्रमिक वर्ग हैं उनको पूरी तरीके से, जो भी उनके मालिक हैं उन पर पूरी तरीके से आश्रित कर देती है। वो जो कॉन्ट्रैक्ट उनसे कर लेते हैं वो मनमाना तरीके से होता है और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द नहीं कर सकते। ठीक, तो ये इशू आ रहा है वहां पर। दूसरी बात ये है, यहीं पर आप याद रखिएगा, स्थानीय नागरिकों को रोजगार में वरीयता। ये भी वहां पर देखने को मिला है। ठीक, और अगर वहां पर देखने को मिलेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि चीजें क्या होंगी, चीजें आपस में रिलेशन को क्या करेंगी, प्रभावित करेंगी। ठीक, तीसरी बात, चौथी बात, क्योंकि ये खाड़ी सहयोग परिषद के भी सदस्य हैं, सऊदी अरब, यूएई, ओपेक के भी हैं। तो अगर यहां पर आंतरिक संघर्ष होगा, तो मैंने क्या बताया, आंतरिक संघर्ष के कारण पेट्रोलियम की कीमतें ये क्या होंगी, बढ़ेंगी। और जब भी बढ़ेंगी तो दो चीजों का नुकसान होगा। पहली बात तो आपका भुगतान संतुलन, जो विकासशील देश हैं जैसे कि भारत, उनका भुगतान संतुलन बिगड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये डॉलर में तेल बेचते हैं, वो कहते हैं कि हमें रुपए में नहीं चाहिए, हमें डॉलर आप दीजिए। तो एक तो भुगतान संतुलन बिगड़ जाएगा। दूसरी बात, कोई भी हमेशा उस क्षेत्र पर व्यापार करना चाहता है, उस क्षेत्र या उस रीजन के साथ जो शांति प्रिय रहे, जहां पर क्या हो, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिरता रहे। तो एक तो भुगतान संतुलन गड़बड़ हो गया, और दूसरा व्यापार और निवेश, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये दोनों, ये कंट्रीज मैक्सिमम यहाँ पर कौन है, मुस्लिम है। अब मुस्लिम है तो स्वाभाविक सी बात है कि पाकिस्तान हमेशा इनको क्या कर रहा है, इस्लामिक बम के नाम पर क्या कर रहा है, उनके साथ जुड़ा है। धर्म के नाम पर क्या है, ये पाकिस्तान के साथ जुड़े हैं। तो पाकिस्तान बार बार क्या कर रहा है, इनको इन्वॉल्व कर रहा है कश्मीरी मुद्दे पर, कश्मीर के मुद्दे पर। तो पाकिस्तान के साथ संबंध जो है वो भारत और अरब कंट्रीज के साथ संबंध को प्रभावित कर रहे हैं। वैसे अब इन लोगों को समझ में आ रहा है कि उनके साथ धर्म के, केवल धर्म के नाम पर संबंध बनाने से काम नहीं चलेगा। ठीक, और इसमें भी कौन मैक्सिमम हाथ किसका है, यूएसए का। मैंने बताया कि जब भी छोटी दो कंट्रीज लड़ती हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि वो महाशक्तियों के बीच का युद्ध का मैदान बनती है, बस और कुछ नहीं। उनका आपस में किसी का ना तो कोई फायदा होता है, नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। ठीक, तो पाकिस्तान के साथ संबंध जो है इनको प्रभावित कर रहा है। ठीक, छठवीं बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप, ठीक है, आपके पास कुएं में पेट्रोल निकल रहा है पानी की बजाय, तो आप पेट्रोल दे रहे हैं, पूरी विश्व की ऊर्जा संसाधनों की जरूरत पूरी हो रही है, वो ठीक है। लेकिन ये भेदभाव करते हैं, भेदभाव ये करते हैं कि ओपेक जो कंट्रीज हैं
वो पूरे वर्ल्ड को सप्लाई कर रही पेट्रोलियम। तो एक है वेस्टर्न वर्ल्ड, पश्चिमी देश, जहाँ ये कंट्रीज हैं उसके लेफ्ट में जो देश हैं, ठीक है, अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, ये सब। और दूसरे हैं एशियाई देश, ये एशिया का ही पार्ट है। अब एशियाई देश में ये लोग अतिरिक्त शुल्क लेते हैं। अतिरिक्त शुल्क का मतलब जैसे गवर्नमेंट टैक्स और सरचार्ज लगाती है, तो सरचार्ज, टैक्स नहीं सरचार्ज, तो ये सरचार्ज टाइप लेते हैं और उसको बोलते हैं एशियाई प्रीमियम। क्यों लेते हैं ये तो यही बता सकते हैं, लेकिन अब ठीक है, इनके पास ईश्वर ने संसाधन दिया है, तो ये अपने मनमर्जी रेट के हिसाब से बेच रहे हैं उसको। तो एशियाई प्रीमियम लगा करके ये अतिरिक्त शुल्क एशियाई देशों से वसूलते हैं, और उनमें सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी हैं भारत और चीन, क्योंकि ये सबसे बड़े कस्टमर हैं इनके। ठीक है, तो ये इशू जो है वो इन कंट्रीज के साथ संबंध को प्रभावित कर रहा है, चुनौतियाँ। तो इनका हल जो है बातचीत करके निकाला जा सकता है। एक ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर मुद्दा तब और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब इजराइल फिलिस्तीन की बात आती है। अभी आप देख रहे होंगे फिलिस्तीन में मैक्सिमम क्या 99% मुस्लिम है। अब ये कह रहे हैं कि इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत क्या कर रहा है, इजराइल को सपोर्ट कर देता है। अब समस्या इजराइल को सपोर्ट करने की नहीं है, आप ये देखिए कि किस आधार पर सपोर्ट कर रहा है। वो सपोर्ट ये कर रहा है कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी मतलब आतंकवाद के किसी भी रूप को आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत भी आतंकवाद से पीड़ित है, स्वाभाविक सी बात है कि वो करेगा। और फिलिस्तीन को भारत क्यों सपोर्ट कर रहा है, मानवीय स्तर पर, मतलब एक सिंपैथी है कि नहीं, इनको जो है अपने जमीन से बाहर किया गया है, तो ऐसा है ना तो ये बाहर जाएं ना आप बाहर जाइए, टू स्टेट सॉल्यूशन, ये इसका जो है क्या है, निदान है। मतलब दोनों राज्य का अपना अलग अलग अस्तित्व है। अब ये कह रहे हैं कि हम इनको मिटा देंगे, और ये कह रहे हैं कि हम मिटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इनके पास वर्ल्ड सुपर पावर का हाथ है, इनकी अपनी टेक्नोलॉजी है, और वो टेक्नोलॉजी इतनी बेस्ट है कि ये जो पूरी अरब कंट्रीज़ हैं, इन्होंने इनके साथ, जब मैं भारत इजराइल पढ़ाऊंगा या इजराइल को केवल पढ़ाऊंगा, तब आपको बताऊंगा कि इनके पास क्या क्या ऐसी क्षमताएं हैं कि ये पूरे अरब कंट्रीज़ में अकेले होते हुए भी डटे हुए हैं। ठीक, तो ये जो मुद्दा आता है जब भी, तो भारत के रिलेशन यहाँ पर क्या हो जाते हैं, कभी कभार अरब कंट्रीज से बिगड़ जाते हैं, पश्चिम एशियाई देशों से क्या हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, 8th नंबर, व्यापारिक घाटा, ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है चुनौतियों में। व्यापारिक घाटा कि हमारे पास हम निर्यात कम कर रहे हैं, आयात ज़्यादा कर रहे हैं, और व्यापारिक घाटा इसी वजह से होता है, सऊदी अरब के साथ व्यापारिक घाटा 2023 में उच्चतम स्तर पर हो गया। और कारण क्या था? कारण यही था कि वहां पर अस्थिरता है। अस्थिरता है, स्वाभाविक सी बात है, पेट्रोलियम के दाम बढ़ेंगे, और पेट्रोलियम को हम आयात किस पर करते हैं, डॉलर के रूप में, और जब डॉलर के रूप में करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें घाटा होगा। तो ये भी एक मुद्दा है इनके साथ संबंध। इसी वजह से भारत क्या कर रहा है, धीरे धीरे बात कर रहा है कि आप रुपए में वो कीजिए आदान प्रदान, आप रुपए को वैलिडेशन दीजिए, हम आपकी मुद्रा दिरहम को वैलिडेशन दें।
ठीक है, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करेंगे ताकि डॉलर पर क्या हो, निर्भरता कम से कम हो। ठीक, तो ये इसका मुद्दा था। अब चलते हैं अब्राहम समझौता। अब्राहम समझौता, अब्राहम समझौता ये बताता है कि इजराइल का अरब कंट्रीज के साथ संबंध, अरब देशों के साथ संबंध, और उन संबंध में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हुआ एक घटना सितंबर 2020 में, जब अमेरिका की अध्यक्षता में इजराइल और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिराट्स, संयुक्त अरब अमीरात, इनके बीच में ये समझौता हुआ जिसको बोलते हैं अब्राहम समझौता। ठीक, अब अरब कंट्रीज में अब तक केवल 5 अरब देश इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध में है। राजनीतिक संबंध वो होते हैं जब एक दूसरे के देश में दूतावास खोला जाता है, एम्बेसी जिसे आप बोलते हैं। ठीक, वो 5 देश कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप मैप देखे होंगे अभी जो हमने वेस्ट एशिया का बनाया था, यहां पर है मिस्र, इधर है जॉर्डन, यहां पर है बहरीन, यूएई, और इसी अफ्रीका में एक कंट्री है इधर की तरफ, आप मैप में देखिएगा, मोरक्को। कितनी कंट्रीज हो गई? 5। ये जो 5 कंट्रीज हैं, इन्हीं के साथ अभी तक इजराइल का समझौता। इनके साथ ये फर्स्ट अरब कंट्री थी जिसने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध बनाए, और ये बनाए थे 1974 में। ठीक, फिर जॉर्डन 1994 में, 94 98 ऐसे ही है। बाकी जो 3 हैं इन्होंने कब बनाए? 2020 में। एक कंट्री और है सूडान, उसने संबंध स्थापित तो किए लेकिन अभी उसको रेटिफाई नहीं किया, अनुसमर्थन नहीं दिया। अनुसमर्थन मतलब अपनी संसद में, अपने पार्लियामेंट में पास नहीं किया, बस किया है समझौता। ठीक, मतलब ये है कि जान पहचान हो गई है और अभी रिश्तेदारी शुरू नहीं हुई है। ठीक, आवागमन शुरू नहीं हुआ है कि आप त्योहार में हमारे घर आइए, हैप्पी न्यू ईयर हम आपको विश करेंगे, ऐसा कुछ शुरू नहीं हुआ। ठीक, तो सूडान का स्पेशल केस ध्यान रखिएगा, ये 5 कंट्रीज का ध्यान रखिए। अब्राहम क्यों कहा गया इसे? क्योंकि जो हमारे एकेश्वरवाद के 3 धर्म हैं। 3 धर्म कौन कौन से? ईसाई, इस्लाम और यहूदी। इनके जो पैगंबर थे वो कौन थे? अब्राहम। इस वजह से इसको क्या कहा गया? अब्राहम समझौता। ठीक, और अब देखिए,
यहीं पर कॉन्फ्लिक्ट होगा अरब कंट्रीज में। सऊदी अरब क्या कहेगा कि आप तो वहाँ पर शामिल हो गए उनके साथ, इजराइल के साथ। किसको? यूएई को, बहरीन को कहेगा। जबकि इनके क्या है, ये लोग क्या है, लड़ते लड़ते तंग आ गए हैं कि एक कभी ना कभी तो आप शांति रखिए, हमेशा लड़ाई का क्या मतलब है। ठीक, तो धीरे धीरे ये शांति की दिशा में क्या है, कदम है। स्वाभाविक सी बात है, जब इस रीजन में शांति आएगी तो व्यापार बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, लोगों में आवाजाही बढ़ेगी, लोगों में विश्वास बढ़ेगा। अपने साथ साथ ये बाकी विश्व का भी उत्थान करेंगे। लोग इन पर आकर के यहाँ पर क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। आप देखिए, हर किसी की तमन्ना होती है कि हम अबू धाबी घूमने जाएं, सऊदी अरब घूमने जाएं। उनका टूरिज्म क्या है, इतना बढ़ रहा है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट आप देखिए, जो सोचने वाली बात है, सोचिएगा। पाकिस्तान बार बार ये कह रहा है, आईएसआईएस देखिए, आईएसआईएस हुआ, अलकायदा हुआ, तालिबान हुआ, ये सब अ, धर्म के नाम पर क्या कर रहे हैं, जिहाद का नारा दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो धार्मिक कंट्रीज हैं इस्लाम की, वो कौन हैं? ये हैं सऊदी अरब, यूएई। यहाँ पर कोई भी आईएस आईएस ना तो कार्यरत है, ना तालिबान है, ना अलकायदा। ये सोचने वाली बात है। जो लोग धर्म के नाम पर क्या कर रहे हैं, बरगला रहे हैं, जिहाद का नारा दे रहे हैं। आप सोच कर देखिए कि ये सबसे बड़े मुस्लिम कंट्रीज हैं इंडोनेशिया, भारत के बाद। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, शांति है। लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। पाकिस्तान कोई नहीं घूमने जा रहा, अफगानिस्तान कोई नहीं घूमने जा रहा, सीरिया कोई नहीं घूमने जा रहा। तो स्वाभाविक सी बात है कि इन्होंने अपने आप को अनुशासन इतना वहां पर रखा है। मतलब ट्रैफिक पुलिस अगर चालान भी काटेगी तो पहले सलाम करेगी आपको। हर जगह सीसीटीवी लगे हैं। आप आराम से घूमने जाइए, आपके साथ कोई स्त्री है, कोई उसको ना तो देखेगा, ना जो है गलत हरकत करने की सोचेगा। क्यों? क्योंकि सजा के प्रावधान इतने अच्छे हैं, तो किसी को जो है ये सब हरकतें करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये समझौता क्या कर रहा है, इस क्षेत्र में एक शांति की स्थापना कर रहा है। ठीक, तो इसके क्रिटिसिज्म और चुनौतियां, चुनौतियां वही होंगी जो अभी हम लोगों ने देखा। ठीक, संघर्ष। अब यहां पर आपको ये ध्यान में रखना है, कि जब शांति रहेगी तो आर्थिक महत्व भी बढ़ेगा, निवेश भी बढ़ेगा। अब इनके बीच में आपस में समझौते होने लगे। इजराइल, यूएई और जॉर्डन, इनके बीच में एक समझौता हुआ। इस समझौते को आप हाईलाइट कर लीजिए और याद रखिएगा, प्रॉस्पेरिटी ग्रीन एंड ब्लू एग्रीमेंट। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन या पर्यावरण, इन्वायरमेंट में जब भी आपको ब्लू की बात की जाए, तो ब्लू का मतलब हमेशा वाटर से रिलेटेड बात की जा रही है, जल से। और जब भी ग्रीन की बात की जाए तो वहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा की बात की जा रही। इस समझौते में क्या हुआ, देखिए, अगर ये आपस में दूतावास खोल रहे हैं, एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं, तो केवल अपना अपना विकास तो होगा ही होगा, साथ में उस पूरे रीजन का विकास होगा। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है। इसमें क्या किया इन्होंने, जॉर्डन में एक सोलर प्लांट लगेगा। तो सोलर प्लांट क्या देगा, क्लीन एनर्जी देगा, ग्रीन एनर्जी देगा। उस सोलर प्लांट से बिजली कौन लेगा, इजराइल। स्वाभाविक सी बात है कि जब ये लगाएंगे तो ये फ्री में तो खरीदेंगे नहीं, ये इनको कुछ पैसे ही देंगे, तो इनका भी इकोनॉमी बूम करेगा। इजराइल क्या करेगा, इजराइल देखिए, आप उसकी लोकेशन देखिएगा, भूमध्य सागर के बगल में है। इन सारी कंट्रीज में पीने की पानी की दिक्कत है। क्यों? क्योंकि कुआं खोद रहे हैं तो तेल निकल रहा, पानी तो निकल नहीं रहा। अब स्वाभाविक सी बात है कि इन्होंने ये जो समुद्र के किनारे हैं, तो इन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी, मैंने आपको क्या बताया कि आविष्कार, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे भौगोलिक भौगोलिक दशाएं हैं, वहाँ से हम ड्राई फ्रूट मंगा रहे हैं, पेट्रोल मंगा रहे हैं,
तो जैसे जैसे वहाँ पर भौगोलिक दशा है वैसे वैसे उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, अपने आप को ढाल लिया, अपने आप को अनुकूल बना लिया और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार क्या किया, रिसर्च किया। उस रिसर्च में देखिएगा इजराइल के पास जो सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है वो समुद्र के पानी को क्या कर रहा, रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम, आरओ सिस्टम के द्वारा पीने लायक बना रहा, मतलब उससे नमक अलग किए दे रहा है और मीठा पानी बना रहा। तो ये क्या करेगा, इस मीठे पानी को जॉर्डन को देगा, यूएई को देगा। यूएई क्या है, इसमें मध्यस्थता है। धीरे धीरे ये सब क्या होंगे आपस में, जैसे भारत की पहल है सागर पहल, आपने नाम सुना होगा, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, ठीक वैसे ही ये बिल्कुल मिलता जुलता है, तो ये आप ध्यान में रखें। अब अब्राहम समझौता के जब 2020 में हुआ तो स्वाभाविक सी बात है, तो 2020 का सितंबर में, तो जब सितंबर 2023 हुआ होगा तो इसके 3 वर्ष पूरे हो गए, 3 वर्ष पूरे हो गए। अब 3 वर्ष पूरे हो गए तो यहीं पर एक बैकग्राउंड तैयार किया इसने, इस संस्था का I2, इस संगठन का I2U2। I2U2 का मतलब, I का मतलब इंडिया, इजराइल, U का मतलब यूएई और यूएसए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब संगठन किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वाटर के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में। परिवहन का मतलब एशिया को मध्य पश्चिम एशिया होते हुए कहाँ जोड़ना, यूरोप के थ्रू। इन पर ये काम कर रहा है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर इनके साथ रिलेशन रहेगा तो हमारा व्यापारिक मार्ग, व्यापारिक जहाज उधर से जा रहे हैं। तो नौसैन्य सुरक्षा, समुद्री डाकू, इनसे क्या होगी, हम सुरक्षा कर सकते हैं अपने जहाज का, अपने सामान का। ठीक, उस रूट पर जितना कम रिस्क रहेगा, इंश्योरेंस उस सामान का उतना ही कम महंगा रहेगा, अदरवाइज इंश्योरेंस की कॉस्ट ही आपकी बहुत ज़्यादा होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो I2U2 और कुछ नहीं है, केवल और केवल आपको भारत का पश्चिम एशिया के साथ क्या देखना है, रिलेशन। इसी का बैकग्राउंड, इसी का जो ड्रॉबैक है वो ये है कि जब यूएई, यूएसए, इंडिया, इजराइल का एक ग्रुप बना तो स्वाभाविक सी बात है कि दूसरा ग्रुप कौन बनाएगा, चीन और रसिया की भी प्रेजेंस यहाँ पर रहेगी। तो दूसरा ग्रुप कौन बनाएगा, चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान, ये इसको काउंटर करने के। ठीक, बात समझ में आ गई। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। I2U2 और कुछ नहीं है, इसको बोलते हैं, इसको कभी कभार ये भी बोलते हैं पश्चिम एशिया का क्वाड। क्वाड वो हैं 4 देश। अगर आपसे केवल क्वाड पूछा जाए तो क्वाड में आएंगे यूएसए, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को क्वाड कंट्रीज बोला जाता है। पश्चिम एशिया के क्वाड किसको बोलते हैं, I2U2। ठीक, और कभी कभार पश्चिम एशिया का क्वाड 2, क्वाड 1 उसे बोला जाता है पश्चिम एशिया का I2U2 को, और क्वाड 2 यूएसए, यूएई और इंडिया, इनको क्वाड 2 भी बोला जाता है। बात समझ में आ गई। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और वो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इजराइल के साथ संबंध, और इजराइल के बारे में पूरा जानेंगे डिटेल में।
हमास युद्ध क्यों हो रहा है, फ़िलिस्तीन कैसे, इज़राइल कैसे अस्तित्व में आया, ये सारी। तो खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिवाइज़ कीजिए और बार-बार चीज़ें लिख करके, समझ करके, रटिएगा मत। भूगोल का पूरा इस्तेमाल कीजिए, मैप देखने की आदत डाल लीजिए, ठीक है? एक सरसरी निगाह से देखते रहिए और ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि मेमोरी जो है ना, वो इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। अगर आपने शोले पिक्चर या बसंती को एक बार देख लिया बचपन में, तो हमेशा आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट था। इस वजह से वो चीज़ें याद हो गई। तो जिसमें भी आप टाइम देंगे, जिसमें भी इंटरेस्ट जगाएँगे, वो चीज़ें अपने आप याद हो जाएँगी। आपको याद करने का एफ़र्ट नहीं करना है। तो कोशिश यही कीजिए। पढ़ने में मन नहीं लग रहा, थोड़ी देर खेलिए, कूदिए, दौड़िए, कोई दिक्कत नहीं, सोइए, मूवी देखिए, लेकिन जब भी पढ़िए हमेशा इंटरेस्ट जगा करके पढ़ें, ठीक? तो खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और अगर कोई डाउट हो तो भी पूछते रहिए। धन्यवाद।